स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे 2023 का कवर कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स और आज हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है, टाइटल है, आप देख सकते हैं, प्राइसेस और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से पूरी दुनिया इस वक्त त्रस्त है और एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, इन्फ्लेशन को बीट करने के जो मेजर्स हैं वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग की कामयाबी से हम एक टाइट रोप, एक रस्सी पकड़ के वॉक करें जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें और दोनों तरफ में से एक भी तरफ गिरे ना। वी शुड बी वॉकिंग ऑन द रोप और हमें पूरा ब्रिज क्रॉस करना है, हमें पूरा पहाड़ क्रॉस करना है। और यही एक तरीका है करने का अगर हम इन्फ्लेशन को ठीक से मैनेज करें। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज, जैसा आपको ध्यान हो, MCQ वाइज पूरी सीरीज इनेबल करी गई है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, जितने स्टूडेंट्स, एंड आई रिपीट, जितने भी स्टूडेंट्स 2024 या 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, हमारे कोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करें। दीज आर वन स्टॉप शॉप, जो है एक ही जगह आपको आके रुकना है। ये कोर्सेज जो हैं जनरल स्टडीज फाउंडेशन के, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। भाई क्या चाहिए आपको क्लियर करने के लिए? आपको चाहिए टॉप फैकल्टी और लाइव टीचिंग, वो आपको यहां पे उपलब्ध है। आपको चाहिए डाउट क्लियरिंग सेशंस, वो यहां पे उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की अलग और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो हमारे पास है। जो चीज नहीं चाहिए वो है मेंटरशिप या ज्ञानवाणी सेशंस, वो भी अवेलेबल है ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड तक मिलती रहे। ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, एक हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पे है। अगर आप मेरा कोड यूज करें, कोड एक ही यूज करना है, वो है सांघी लाइव, and you will get maximum discount on your GS Foundation courses, चाहे वो 2025 हो या 2024 हो। दोनों ही कोर्सेज पे आप बढ़िया डिस्काउंट पाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो PDFs हैं ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम हैंडल को ताकि आप ये सारी PDFs को रिविजन के पर्पसेस से डाउनलोड कर सकें। उसके साथ साथ मेरा ये ट्विटर हैंडल है आयुष सांघी और इंस्टा हैंडल है बाय द सेम नेम। ध्यान रखिए AYUSSS। जरूर इस पे मुझे फॉलो करिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट, कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम यहां पे शुरू करते हैं, शेयर करते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक तैयारी, एक होलिस्टिक डायरेक्शन देंगे, फोकस देंगे, गोल देंगे और एक आपको राह दिखाएंगे यहां पे चलने के लिए। तो जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। जैसा आप जानते हो, इकोनॉमिक सर्वे 2023 एक एनालिटिकल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से उस पे इकोनॉमिक्स से और इकोनॉमी करंट अफेयर्स से सवाल बनते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सवाल जो है वो किसके अराउंड फ्रेम करा गया है। दैट इज फ्रेम्ड अराउंड इंश्योरेंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस GIB नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 allowed government to spare stakes in insurance firms below 51%। 51% से कम जो है वो स्टेक होल्डिंग या शेयर होल्डिंग सरकार की होनी चाहिए, यानी कि इससे कम होनी चाहिए। आपको शायद ये बात पता हो, जिसके पास किसी भी कंपनी में अबव 50%, 50% से ऊपर, या आप बोल सकते हो कम से कम 51% होल्डिंग होती है, इसको आप कंपनी का ओनर कहते हो। दिस इज कॉल्ड एज द ओनर। अगर इतनी ही शेयर होल्डिंग सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो इसी कंपनी को आप सरकारी कंपनी कहते हो। ये सरकारी कंपनी हो जाती है। वो PSU हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज PSE हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSU हो या स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो हो सरकारी कंपनी से। तो अब कहा यह जा रहा है, GIB नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है, इंश्योरेंस का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, कि इंश्योरेंस कंपनीज में इट अलाउड गवर्नमेंट टू पार स्टेक्स इन इंश्योरेंस फर्म्स। इनका जो स्टेक है वो 51% से कम होना चाहिए। बाकी जो है आप प्राइवेट वालों को दें या आप लोगों के सामने शेयर्स इशू करें, यानी कि सरकार की जो ओनरशिप है वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। RN मल्होत्रा कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि यहां पे मेंशन्ड है सर्वे में, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए।
आर.एन. मल्होत्रा कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। इन्होंने यह बोला था कि IRDA बनाया जाए। शायद आप ये जानते हो कि IRDA जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे सेबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए है, RBI बैंक्स के लिए है, उसी तरीके से IRDA इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है। इंश्योरेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है? IRDA। और इसको बनाया गया था किस कमिटी के रिकमेंडेशंस के अंतर्गत? आर.एन. मल्होत्रा कमिटी के। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, ट्रू पूछा गया है। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो GIB नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंश्योरेंस फर्म्स का स्टेक जो है वो 51% से कम होगा। अमेंडमेंट ऑल्सो डिफाइंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एज फायर, मरीन और मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। भाई हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, फायर इंश्योरेंस जहां पे आग लगने की संभावना हो या ना भी हो, फिर भी फायर इंश्योरेंस कम से कम कमर्शियल बिल्डिंग्स में तो करवाई जाती है। लाइफ इंश्योरेंस जैसे कराते हैं, गाड़ी की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसे कराते हैं, उसी तरीके से फायर इंश्योरेंस कराते हैं। मरीन इंश्योरेंस जिन एरियाज में इसका थ्रेट हो, तो ये सारी इंश्योरेंस भी करवाई जाती है। इसका भी बिजनेस है, ये भी बिकता है, इसका भी प्रीमियम आता है। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है, इनमें ये सब चीजें भी आती है, इनको भी जनरल कहा गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, आर.एन. मल्होत्रा कमिटी के रिकमेंडेशंस के तहत IRDA बना था। सो द कमिटी इन 93 आल्सो रिकमेंडेड गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग डाउन इट्स स्टेक टू 50% इन इंश्योरेंस कंपनीज। सरकार अपना स्टेक कम करेगी तो प्राइवेट वाले बढ़ाएंगे, तो प्राइवेट वालों का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बना रहेगा। ये एक बेसिकली जरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फोकस करता है इन्फ्लेशन के इंडिसेस पे। जैसा मैंने आपको पहले बताया है या आपने पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन के प्राइमरीली 2 इंडिसेस होते हैं, और अगर आप थोड़ा और एक्सटेंसिवली पढ़ोगे तो 3 मिल जाएंगे। पहला होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, PPI, जो कि लेसर नोन है, कम नोन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं होता है, अखबारों में भी कम आता है। फिर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और तीसरा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो WPI, CPI आर 2 इंडिसेस विच आर पॉपुलर इंडिसेस, जिनके बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग करी जाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो दोनों इंडिसेस हैं, फॉलोइंग रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डाइवर्जेंस इन WPI एंड CPI इन द ईयर 2022। डिफरेंस इन रिलेटिव वेट्स ऑफ द 2 इंडिसेस। तो अब 2 इंडिसेस हैं, मतलब 2 अलग अलग इंडेक्स हैं, इससे भी इन्फ्लेशन आता है, इससे भी इन्फ्लेशन आता है। भाई नाम से पता चल रहा है ये होलसेल प्राइसेस का इन्फ्लेशन है, ये कंज्यूमर प्राइसेस का इन्फ्लेशन है। हमारे और आपके लिए, यानी कि जो एंड कंज्यूमर है, उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैटर करता है, क्योंकि हमारे लिए तो यही इन्फ्लेशन है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके और हमारे लिए मैटर करता है, वो इंडेक्स RBI के काम आता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सरकार पॉलिसी बनाती है, उसके लिए वो WPI यूज करती है। WPI का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका, दोनों का बहुत अलग है। इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है एक बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पे। एग्जांपल, WPI का जो बास्केट होगा उसमें मैन्युफैक्चर्ड आइटम ज्यादा होंगे, खाने पीने के और फ्यूल कम होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड एंड फ्यूल ज्यादा होता है, क्योंकि आप और हम कंज्यूमर्स, हमें किस चीज से मतलब है? आयरन ओर के प्रोडक्शन से तो मतलब है नहीं, हमें मेटल्स और मिनरल्स के प्रोडक्शन से तो मतलब है नहीं, हमें सबसे पहले मतलब होता है फूड से, उसके बाद मतलब होता है फ्यूल से, फिर आते हैं FMCG गुड्स, इन चीजों से। तो ये चीज CPI में ज्यादा वेटेज रखते हैं, WPI में कम वेटेज रखते हैं, तो रिलेटिव वेट्स ऑफ 2 इंडिसेस जाहिर सी बात है अलग अलग होगा, ये सेम हो ही नहीं सकता। अगर सेम हो जाएगा तो 2 अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है भाई? लैग्ड इफेक्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट कॉस्ट्स ऑन रिटेल प्राइसेस एंड वीकनिंग ऑफ Indian rupee relative to dollar. So, which among the following statement is true? तो weakening of Indian rupee relative to dollar, कि Indian rupee जो है वो weaken होगा with respect to dollar। आप divergence in WPI और CPI के बीच में रीजन देख रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया, WPI में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज है 64%, प्राइमरी आर्टिकल का है 22.6% और फ्यूल का है 13.1%। लेकिन CPI में जो है वाइड डिस्पैरिटी है इन कंजम्पशन बास्केट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPI आर कैलकुलेटेड। इंडस्ट्रियल वर्कर का अलग है, एग्रीकल्चरल लेबरर का अलग है, रूरल लेबरर, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज का अलग है। तो ये चीज है, इस वजह से रिलेटिव वेट्स दोनों इंडिसेस के अलग अलग है। ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दिया। लैग्ड इफेक्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट कॉस्ट ऑन रिटेल प्राइसेस,
रिटेल प्राइसेस जो हैं, जो आपके और हमारे लिए होते हैं, उस पे लैग्ड इफेक्ट, उस पे इफेक्ट थोड़ा देर में दिखता है ऑफ इंपोर्टेड कॉस्ट। मतलब अगर मैंने आज गुड इंपोर्ट करा, आज महंगा इंपोर्ट करा है, तो उसका इंपैक्ट मुझ पे दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगेगा। आज आया महंगा, कल से प्राइस बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी रिलेटिव टू डॉलर हैज नो स्पेसिफिक इंपैक्ट ऑन ईदर WPI और CPI। इसका ना तो CPI पे ना ही WPI पे कोई इंपैक्ट होता है। अगर इंडियन रुपी और वीक हुआ एज कंपेयर टू डॉलर, इसका उतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट या कोई सडन इंपैक्ट इस चीज पे नहीं देखा जाता। डाइवर्जेंस जो है बिटवीन रिलेटिवली हाई WPI इन्फ्लेशन एंड लोअर CPI इन्फ्लेशन वाइडेंड इन मई 2022 प्राइमरीली ओइंग टू डिफरेंस इन relative weights of the two indices। दो indices के weights जो हैं वो अलग अलग हैं, and the lagged effect of imported input cost on retail prices। जो input cost होगी retail prices पे, उस पे एक lagged effect दिखेगा, मतलब उस पे थोड़े टाइम बाद दिखेगा। पहले आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे फर्क दिखेगा, फिर होलसेल और फिर कंज्यूमर। तो डाइवर्जेंस उस सेंस में देखा जाता है। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है C 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, Which among the following is accurate meaning of stagflation? ये भी एक बड़ी पॉपुलर इकोनॉमिक टर्म है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने डेफिनेटली देखा होगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि स्टैग्नेंट है। लेकिन यहां पे स्टैग्नेंट का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है। स्टैग्नेंट का मतलब यहां पे ये है कि इन्फ्लेशन हाई है और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन कम करने जाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने जाओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो दोनों में से एक चीज हो सकती है। इसलिए कहा यह जाता है कि भाई ऐसी सिचुएशन ही मत आने दो। स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। CPI इन्फ्लेशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज हैज रिमेन्ड हायर कंपेयर टू एडवांस्ड इकोनॉमीज। जो CPI इन्फ्लेशन है इमर्जिंग इकोनॉमीज में वो ज्यादा रही है एज कंपेयर टू एडवांस्ड इकोनॉमीज। कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया एक्सक्लूड्स फूड, हाउसिंग एंड फ्यूल आइटम्स। ये देखिए आपको पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स का बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है। एक तो नॉर्मल जैसे WPI CPI का इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन का रेट जो मर्जी आया हो, इनके जो बास्केट्स हैं वो बहुत वेरीड होते हैं, मतलब बड़े बास्केट होते हैं, मैन्युफैक्चर आइटम भी होता है, ये भी होता है, 10 चीजें होती हैं। कोर इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट होता है, कोर इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर्स स्पेसिफिकली अपने लिए कैलकुलेट करते हैं, दुनिया को बताने के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया को यानी हम जैसे लोगों को इंपैक्ट करता है फूड और फ्यूल, और इसी की महंगाई जो है उस पर हम चलते हैं। हम बोलेंगे भाई मेरे लिए तो खाना महंगा हो गया, तुम चाहे जो मर्जी करते रहो पॉलिसी मेकिंग में, क्या करूं तुम्हारी पॉलिसी मेकिंग का। लेकिन पॉलिसी मेकर्स ऐसा नहीं सोचते। पॉलिसी मेकर्स ये सोचते हैं कि हमें एक ऐसा पॉलिसी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा वेवी इन्फ्लेशन पे ना, इन्फ्लेशन ऐसा चल रहा है क्योंकि आज तेल का दाम ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। सेम चीज खाने के दाम पे होती है। तो वॉलेटिलिटी को हटाने के लिए जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन के लिए फूड और फ्यूल आइटम्स को हटाया जाता है, हाउसिंग नहीं, हाउसिंग गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाउसिंग रखा जाएगा लेकिन फूड और फ्यूल आइटम्स को कोर इन्फ्लेशन के लिए हटाया जाता है। इट इज एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल आइटम्स। So hence second is incorrect and the first statement is correct. Answer option is A। तो आप देख सकते हैं CPI इन्फ्लेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज में, जो बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं उनमें ज्यादा था एज कंपेयर टू एडवांस्ड इकोनॉमीज, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मनी सप्लाई फैलता है, डिमांड होती है, और जो इकोनॉमीज ऑलरेडी एडवांस्ड हो गई हैं इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उस रेट पे आपको नहीं दिखेगा। एडवांस्ड इकोनॉमीज में ना ही आपको ग्रोथ बहुत हाई दिखेगी और ना ही इन्फ्लेशन बहुत हाई दिखेगा। इसके एब्सोल्यूट नंबर्स बहुत ज्यादा है। आपको बताता हूं, अगर आज की डेट में मैंने गाड़ी बनाना शुरू करी, मेरी 100 गाड़ियां बिकी और अगले साल मेरी 200 गाड़ियां बिकी, तो मेरी 100% ग्रोथ है। मारुति सुजुकी की इस साल 50,000 गाड़ियां बिकी और उसके अगले साल 55,000 गाड़ियां बिकी, तो उनकी सिर्फ 10% ग्रोथ है। तो मेरी 100% के सामने उनकी 10% ग्रोथ है। इससे तो ग्रोथ मेरी ज्यादा दिख रही है। मैं इमर्जिंग इकोनॉमी हूं, मारुति सुजुकी एडवांस्ड इकोनॉमी है। यह फर्क होता है। और बाकी आप CPI इन 2022 कैलेंडर ईयर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो रेड इंडेक्स है आपको, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो 5.1, 5.9, ये 10% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया था, जो कि अब 8% पे है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में 7.2 था, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 4.4% है। ये चीज है यहां पे आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा यह जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 2023 majority of Indian state witnessed higher rural CPI inflation compared to urban inflation. इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, बिल्कुल सही चीज है। सीपीआई के लेवल पे रूरल एरियाज में ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ये चीज सच्चाई है। हाई रूरल इन्फ्लेशन वाज विटनेस्ड ड्यू टू हायर फूड, क्लोथिंग एंड फ्यूल प्राइसेस। सारा इंपैक्ट जो है वो फ्यूल प्राइसेस का है। जहां तेल महंगा हुआ वहां सब कुछ महंगा हो गया, खाना पीना कपड़ा वपड़ा सब कुछ। तो majority of Indian state witnessed higher rural CPI inflation compared to urban. Assam, MP, Manipur, Mizoram, Odisha, Uttarakhand, West Bengal and Delhi experienced higher rural inflation than urban inflation. This has reversed the previous trend of higher urban inflation because of food, clothing and the fuel prices. ये चीज देखी गई है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं रूरल सीपीआई इन्फ्लेशन, आप देखिए रूरल एरियाज एमपी के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, यूपी के, हरियाणा के, ये कितने, ये डार्क ब्लू इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है मैक्सिमम स्टेट्स में यहां है। अर्बन एरियाज में थोड़ा कम इन्फ्लेशन है, ये देखिए थोड़ा कम ब्लू है, ये इस एरिया में आ रहा है, ये 7-8% के एरिया में आ रहा है, ये 9-10% के एरिया में आ रहा है। तो अर्बन एरियाज जो है उन्हीं स्टेट्स के जो है वहां पे कम इन्फ्लेशन है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज ऑफ द सेम स्टेट्स। तो ये कंपैरिजन यहां पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट्स है, पूछा यह जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग में पढ़ते ही बड़ा सा इस पर सर्कल बनाओ, बड़ा सा, और उसको 2 बार अंडरलाइन करो, क्योंकि यहां गलती करोगे, मैं अभी भी बता रहा हूं, मेरे 100 बार बोलने के बाद तुम्हें ये चीज याद होगी। यहां गलती होगी। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, बात ये करी जा रही है कि यहां पे आपको इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के काम आती है या नहीं आती, एटसेट्रा। इन चीजों में पूछा गया है गलत स्टेटमेंट्स कौन से हैं। इस सवाल को समझाने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की एक यूनिवर्सल टेक्निक जो है वो 2 अथॉरिटीज के हाथ में दी गई है। पहली जो पॉलिसी है दैट इज फिस्कल पॉलिसी, जो कि सरकार के हाथ में होती है उस देश की। तो भारत के केस में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वो पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, जिसके जरिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और जो दूसरी पॉलिसी होती है वो होती है आरबीआई के हाथ में या सेंट्रल बैंक के हाथ में, जिसे बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। 2 पॉलिसीज टू बी एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब इसको मन में रखते हुए आप देखिए ये सवाल, इसमें से कौन सी पंक्तियां आपको सही लग रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कोई रोल ही नहीं है, इसको बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट, कि राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, ये ट्रिकी स्टेटमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रोल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बहुत मिनिमम रोल होता है इसको कंट्रोल करने का, और होता है, मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सस्ते में प्रोवाइड करवाना पीडीएस में, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है, या स्टेट गवर्नमेंट की खरीद जो है वो सस्ती होती है। इस कारण स्टेट गवर्नमेंट्स भी सब्सिडीज देती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखती है या महंगाई को कंट्रोल करके रखती है। तो क्या इनका कोई रोल नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Followed by that, the second statement is RBI has been mandated by Government of India to control inflation. Inflation को कंट्रोल करना है, RBI has been mandated by Government of India to control inflation. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The statement is correct कि RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रोल होता है, तीसरी कोई अथॉरिटी है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी कैनॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन, गलत है। यही तो स्टेटमेंट सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ही तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट हैज नो मीन्स टू कंट्रोल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। नो मीन्स, कोई मीन्स नहीं है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को भारत सरकार जो है वो कंट्रोल कर सकती है। कैसे कर सकती है? सब्सिडीज देके। कोई चीज महंगी इंपोर्ट हुई लेकिन आप उसे सस्ता दे सकते हो अपने टैक्सेस ना लगा के, उस चीज पे सब्सिडी देकर, जो सरकार पेट्रोल के साथ कुछ हद तक करती है। तभी पेट्रोल का दाम पिछले साल जो है वो 15-20 रुपए लीटर कम हो गया था। तो आप देखिए इसमें क्या चीज है। RBI has been mandated by Government of India to control inflation in the bracket of 2 to 6%, with ideal rate being 4%. तो ये स्टेटमेंट सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, तो वहां का जो स्टेटमेंट था वो गलत था। और गवर्नमेंट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है सब्सिडीज के जरिए, फूड, फ्यूल एंड रिडक्शन ऑफ टैक्स एंड कस्टम्स ड्यूटी ऑन दोज आइटम्स, ये सब चीजें हैं।
और स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड आइटम्स, जो कि वो एपीएमसी से करती है। तो इस केस में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, और पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हेंस द आंसर इज डी फॉर दिल्ली 1, 3 एंड 4। दिस इज करेक्ट, ये चीज सही है। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग मॉनेटरी एग्रीगेट्स यूज्ड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी एग्रीगेट्स को आपको जो है मैच करना है कि ये क्या है। सिंपल डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इन्फ्लेशन के रिवाइज हो रहे हैं। इस चैप्टर के एंड में आपके 18 से 20 कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के रिवाइज हो चुके होंगे। तो डिफ्लेशन का मतलब है फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो गिर जाए, राइट। सो जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस बिलो 0% फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मैंने आपको अभी समझाया है, बताइए, लिख के बताइए स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ना, तो राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, सिंपल है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ना, सो एक्सेसिव आउट ऑफ कंट्रोल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये चीज है। 4 का ए है, तो 4 का ए तो तीनों ऑप्शंस में है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का डी इन सारे ऑप्शंस में है, 2 में नहीं है, तो डी इसमें एलिमिनेट हो गया। तो 2 ऑप्शंस बचे, बी और सी, और यहां पे इन्फ्लेशन का जो है वो बी ऑप्शन है, 2 का बी। तो अब 3 का बी है, सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। जो है ये आपको रीअरेंज करके दिया हुआ है यहाँ पे पूरा चार्ट, इसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। यू हैव टू मेमोराइज दीज डेफिनेशंस बाय हार्ट। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? भारत में इन्फ्लेशन के कॉजेज कौन से हैं? पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये 4 स्टेटमेंट्स है। राइज इन लिक्विडिटी ग्लोबली एज पार्ट ऑफ स्टिमुलस पैकेज टू सपोर्ट पैंडेमिक हिट इकोनॉमीज, ये चीज चली आ रही है। इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो राइज है वो इनएडिक्वेट देखा गया है, मतलब वो इनएडिक्वेट तरीके से देखा गया है। डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट एक बहुत मेजर रीजन है। भारत सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो आमदनी से ज्यादा है, रिसीट से ज्यादा है, तो डेफिसिट आ गया। अब डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए भारत सरकार लोन लेती है या भारत सरकार बोरोइंग करती है, जो कि लोन का ही तरीका होता है, ये चीज कर रही है, या डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से बहुत मैसिव इन्फ्लेशन भारत में भी हुआ है, क्योंकि सरकार ने खर्चा किया, और ये पूरी दुनिया में हुआ है। यूएस ने तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप के मार्केट में डाल दिए। सिग्निफिकेंट राइज इन केपेक्स बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता ऐसे, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको ध्यान में रखिए, रट लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की वजह से इन्फ्लेशन होता है बिकॉज दैट इज नॉट गिविंग यू एनी रिटर्न्स इन फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की चीजों को कभी भी इन्फ्लेशनरी नहीं माना जाता, क्योंकि उसका जो इंपैक्ट या इफेक्ट है, उसका फायदा हमें अगले 20, 30, 40, 50 साल तक मिलता है। हाईवे बनाया, रोड बनाया, स्टेडियम बनाया, पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसे कभी भी इन्फ्लेशनरी नहीं कहा जाता। हाँ, अगर आप ये बोलो कि मैंने सब्सिडी बढ़ा दी 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़, वो इन्फ्लेशनरी होता है, दैट इज इन्फ्लेशनरी। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, वी एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे 1, 2 एंड 3। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, लिक्विडिटी ग्लोबली बढ़ी, बाहर मनी सप्लाई बढ़ा, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आया, क्योंकि बाहर के लोगों ने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करा। Stimulus package to support pandemic hit economies has resulted in rise in expenditure, and as production has not increased equally, मतलब सिंपल सी बात है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन हो गया। The mismatch in demand and supply has resulted in rise in inflation globally, which has increased input cost in India through imports. Imports महंगे हो गए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, rise in liquidity. In India, industrial production has been inadequate, which has created similar situation. सिमिलर सिचुएशन इसने क्रिएट करी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इनएडिक्वेट रहा, मतलब सप्लाई कम रही और डिमांड ज्यादा रही, क्योंकि पैसा लोगों के पास ज्यादा था। सिग्निफिकेंट बोरोइंग इन पीरियड व्हिच कैन बी कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये रीजन था, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। एंड राइज इन केपेक्स बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, इट कैन हेल्प इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दस रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इसका डिमांड एंड सप्लाई पे गैप कम होता है जब आप बहुत ज्यादा चीजें मार्केट में उतारते हो। तो ये काफी अच्छा स्टेटमेंट था, एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। दिस इज करेक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस।
Which among the following tools can be employed by RBI to control inflation? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? What should be done? So we have these measures. अब आपको पता होना चाहिए भाई, नहीं पता तो ये गलत बात है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर आरबीआई के हाथ में कौन से टूल्स होते हैं. आरबीआई के हाथ में दो कैटेगरी ऑफ टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव टूल्स जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज बेसिकली रेपो रिवर्स रेपो. ये सब आरबीआई के हाथ के टूल्स होते हैं, एमएसएस. तो आप ध्यान रखिए, जो ये सारे टूल्स ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आते हैं. एलएएफ जो है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इज अ पार्ट ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो. इसके थ्रू जो है आप लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो. ये बड़ा कॉमन टर्म है, आपने डेफिनेटली सुना होगा. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, व्हेन यू हैव टू स्टेबलाइज द मार्केट. An important monetary policy tool to withdraw excess liquidity by selling government securities or bonds. सरकारी सिक्योरिटीज को सेल करा या बॉन्ड्स को सेल करा. तो आपने ये चीज करी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है. समथिंग सिमिलर हैपेंस. उसके बाद व्हेन द करंट इन्फ्लेशन इज कंपेयर्ड टू द इन्फ्लेशन इन 1970s, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. आज के इन्फ्लेशन को यदि 1970 के दशक के इन्फ्लेशन से आप कंपेयर करें 70s के इन्फ्लेशन से, तो क्या डिफरेंस है? हाउ इज द करंट इन्फ्लेशन डिफरेंट फ्रॉम द 1970s इन्फ्लेशन? इसकी पूरी एनालिसिस है. इसका एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए मैंने यहां पे इंक्लूड करा है कि उस टाइम पे तेल का दाम बढ़ता था. ऑयल प्राइसेस आर प्रोपोर्शनेटली स्मॉलर देन 70s क्राइसिस. आज की रेट में जो तेल का दाम बढ़ता है वो कम बढ़ता है एज कंपेयर टू 70s, which had taken oil prices to historic highs, क्योंकि गल्फ में तब वॉर होती थी और एक्सचेंज रेट जो था वो भी काफी हाई था. In contrast to 70s crisis, which was confined to oil prices, recent crisis has seen pervasive price increase across border range commodities. पहले सिर्फ एक तेल का दाम बढ़ता था, अब हर चीज का दाम बढ़ा है. ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हम बहुत चीजें इंपोर्ट करते हैं. सो प्राइसेस ऑफ नॉन ऑयल एनर्जी, एग्रीकल्चरल गुड्स, फर्टिलाइजर, मेटल सब बढ़ा है. तो अभी इन्फ्लेशन भले ही तेल में कम हो, लेकिन इतनी सारी चीजों में इन्फ्लेशन है और सब इंपोर्ट होता है, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट ज्यादा दिखता है. ये दूसरा फर्क है. कमोडिटी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, पैंडेमिक, दे हैव प्रूव्ड अ स्मॉलर रोल इन रीसेंट प्राइस राइजेस इन 70s. तब नहीं होता था. द राइज इन कमोडिटी प्राइसेस ओवर द पास्ट ईयर हैज बीन अकम्पनीड बाय मॉडेस्ट राइज इन प्रोडक्शन ऑफ मेनी कमोडिटीज. Modest rise है in production of many commodities, although not oil. Global commodity supply chains have now become more efficient than in the 70s. तो ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई चेन्स अब ज्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, एंड हेंस इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैन बी अब्सॉर्ब विद ग्रेटर ईज. इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ईज के साथ जो है वो इन्फ्लेशन अब्सॉर्ब भी हो जाता है. एंड लास्टली, ग्लोबल इन्फ्लेशन व्हिच हैज रिजन सिग्निफिकेंटली सिंस देन 2021 पैंडेमिक के बाद फॉलो सेवरल इयर्स ऑफ लो इन्फ्लेशन. बहुत साल कम इन्फ्लेशन था, फिर पैंडेमिक के पास एकदम से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया. लेकिन पहले 73 क्राइसिस टुक प्लेस अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ सेवरल इयर्स ऑफ स्टेडीली राइजिंग वर्ल्ड इन्फ्लेशन. वर्ल्ड इन्फ्लेशन जो है राइज कर रहा था इन साइन ऑफ अ डी एंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस. इसका मतलब यह हुआ कि आप इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए नहीं थे, आप उससे कनेक्टेड नहीं थे. फिर एकदम से तेल का दाम बढ़ा तो आपने देखा कि यह चीज हुई, यह चीज ठीक है, दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कैन हैपन. तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट ऐसे करा कि हमें उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या हमने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी थी. लेकिन अभी हमें पता था कि इतना स्लो इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब पहले बहुत स्लो इन्फ्लेशन चल रहा था. पैंडेमिक के बाद उस इन्फ्लेशन को बढ़ने में टाइम लगा, 1-1.5 साल लगा. पहले एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ गया, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हो गया. अभी एक्सपेक्टेड था और फिर हुआ है. तो ये फर्क है 1970s से लेकर अभी तक के इन्फ्लेशन में, विच वी हैव सीन. तो गाइज एंड गर्ल्स, आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया होगा. इसमें हमने कॉन्सेप्चुअल रिवीजन चीजों की करी है इकोनॉमिक सर्वे की लाइट में. तो जरूर आप रिवाइज करें इन चैप्टर्स को. 5वां चैप्टर खत्म हो गया है. इस वीक हम 1 से 2 चैप्टर्स और कवर करने की कोशिश करेंगे. एमसीक्यूज बनाने में टाइम बहुत लगता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेंड. और जो डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करे हैं, उनको जरूर आप रिवाइज करें. और कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइफ. जीएस फाउंडेशन बैच जो है वो आज क्लोज हो रहा है. जीएस फाउंडेशन बैच नंबर 5, ये जो बैच है आज क्लोज हो रहा है. ये बैच जो है ये आपको 2024 जनरल स्टडीज फाउंडेशन का पूरा सिलेबस तकरीबन 1000 घंटे में कवर करवाएगा. और उसके साथ साथ वो सारी चीजें जैसे कि आंसर राइटिंग सेशन, टेस्ट सीरीज,
मेंटरशिप सेशंस, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000 में। तो मेरा कोड यूज करें और बैच को सब्सक्राइब करें। दिस इज एंडिंग टुडे, ये आज एंड हो रहा है। और इन पीडीएफ्स के लिए जुड़े मुझसे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी। सो गाइस, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।